हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश नेक्स्ट। हम लोग इस समय कर रहे हैं 2022 के स्टेनोग्राफर के इंग्लिश का प्रीवियस पेपर, और इसमें हम लोग 17 नवंबर के तीनों शिफ्ट के पेपर कर चुके हैं। शुरू किए हैं 18 नवंबर 2022 को जो पेपर हुआ था फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में। उसमें हम लोग फर्स्ट शिफ्ट का पेपर इस समय कर रहे हैं और फर्स्ट शिफ्ट का एक पार्ट कर चुके हैं। फर्स्ट शिफ्ट का दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 का। पीडीएफ आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। फर्स्ट पार्ट में पीडीएफ थोड़ा देर से लगा था, जो लोग फर्स्ट पार्ट किए हैं उनको तुरंत पीडीएफ नहीं मिला था, कुछ कारणवश उसमें पीडीएफ अपलोड होने में देर हो गई थी। लेकिन आज पीडीएफ अपलोड है। आप लोगों ने अगर इसके नहीं किया हो तो अभी पीडीएफ पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर आइए डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो आज ये डिस्कशन हो जाएगा, फिर 2 शिफ्ट का और बचेगा, उसमें 4 भाग करेंगे, फिर उसके आगे वो लोग हम लोग डिस्कस करेंगे। आपका एग्ज़ाम 12 तारीख को है, उसके पहले ही ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने मॉक टेस्ट तो दिया ही होगा, या मॉक टेस्ट आप कंटिन्यू करते रहिएगा। आपके एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक मॉक टेस्ट चलना चाहिए, मॉक टेस्ट बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट आप लोगों की अच्छी है, ठीक है। आप लोगों ने जो कमेंट किया था उससे लगा कि आपकी ठीक ठीक जा रही है, इम्प्रूवमेंट बढ़िया कर रहे हैं। पेपर 50 क्वेश्चन में 45-46 जाना तो खैर बढ़िया होता, बहुत बढ़िया है। चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग आज का डिस्कशन। और आज का आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन नंबर 51 उस दिन क्या था, अंडरलाइन किया हुआ पोर्शन है, इसको आप इम्प्रूव करना है। देखो वेरी लेस ये होगा नहीं, लेस जो है वो कॉम्परेटिव डिग्री है और इसके पहले वेरी कभी नहीं लगता, हमेशा मच लगता है, ठीक है। कॉम्परेटिव पहले वेरी नहीं लगाना है। फिलहाल ये सिचुएशन क्या है, क्या कह रही है, लेस को हमें बदलना पड़ेगा या फिर वेरी को बदलना पड़ेगा, अब देखते हैं। लिखा है कि माई नॉलेज अबाउट आर्कियोलॉजी के बारे में जो मेरी नॉलेज है इज वेरी लेस, वो बहुत कम है इन कंपैरिजन टू माई सिस्टर, मेरी बहन के कंपैरिजन में। तो लेस आप रहने दे सकते हो। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, देखो इसका आपको बताना है मीनिंग, ठीक है। क्या करना है, दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन, इसके बदले में आपको मीनिंग देनी है ना, उसको करेक्शन नहीं करना है, मीनिंग देनी है। तो मीनिंग में क्या आएगा, अ ड्रॉप इन द ओशियन या स्पिट इन द ओशियन या फिश आउट ऑफ वाटर, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। स्पिट इन द ओशियन की मीनिंग दूसरी होती है, फिश आउट ऑफ वाटर मतलब मुसीबत में, और वाटर अंडर द ब्रिज ये भी नहीं होगा, मतलब बहुत पुरानी बात हो जाती है। तो ये क्या होगा, अ ड्रॉप इन द ओशियन, मतलब क्या होगा, वेरी लेस का मतलब यह क्या, बहुत कम है। उसकी मीनिंग बताओ, अ ड्रॉप इन द ओशियन मतलब समुद्र में एक बूंद जैसी है। इतिहास के बारे में, आर्कियोलॉजी के बारे में मेरी जानकारी क्लियर। तो यहाँ पे उसको इम्प्रूव करना ही नहीं था, यहाँ पे उसको मीनिंग बतानी थी, ठीक है। तो मीनिंग में आएगा पहला वाला। अब आगे बढ़ते हैं आपके अगले वाले पे, और अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 52 है, जिसमें आपको क्या बतानी है, अप्रोप्रिएट मीनिंग बतानी है। मीनिंग किसकी बतानी है, सॉलिसिट की, ठीक। सॉलिसिट का मतलब क्या होता है, आपकी ओर से अपील करने वाला सॉलिसिटर जनरल होता है। ये लोग होते हैं जो आपकी ओर से आपके समर्थन में कुछ बात करते हैं। तो सॉलिसिट का मतलब यहाँ प्रिटेंड मतलब क्या होता है, झूठा बहाना करना, दिखावा करना, ये होगा नहीं। डिग्रेड होता है किसी चीज़ की वैल्यू को कम करना, उसका ग्रेड घटा देना, डिग्रेड लिखा है ना, तो ये भी नहीं होगा। रिक्वेस्ट करना हो सकता है, और कॉम्प्लिकेट करना मतलब मामले को जटिल कर देना, उसको उलझा देना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ये क्या आएगा, रिक्वेस्ट करना। वैसे सॉलिसिट का मतलब होता है आपको एडवोकेट करना, ठीक है। आपको अपील नहीं, ठीक है, इससे ज़्यादा अच्छा होगा आपको एडवोकेट करना, ठीक है। आपका समर्थन करना, आपकी ओर से वकालत करना, तो रिक्वेस्ट करना फील ठीक ठाक जाएगा, ठीक है। आगे आ जाइए नेक्स्ट वाले पे, आपका क्वेश्चन नंबर 53 है। 53 में क्या करें हैं कि जो अंडरलाइन पार्ट है सब्स्टिट्यूट करना है, उसको सब्स्टिट्यूट करना मतलब इसकी जगह पर क्या वर्ड आ सकता है, मतलब करीब करीब मीनिंग ही बताने जैसा है। द विजिटर्स ऑफ द रेस्टोरेंट वर एंथ्राल्ड बाई द डल्सिट ट्यून दैट द पियानिस्ट प्लेड। एक कोई पियानिस्ट है, वो एक ट्यून बजा रहा है, एक धुन बजा रहा है। वो सब लोग जितने आते हैं उस होटल में, रेस्टोरेंट में, वो सब एंथ्रॉल्ड मतलब क्या होता है, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, सब मोहित हो जाते हैं उसकी डल्सिट ट्यून से। तो अगर सबके सब लोग जो आ रहे हैं उन पर इफेक्ट पड़ रहा है कि सबके सब लोग मोहित हो जा रहे हैं, मुग्ध हो जा रहे हैं, तो उसकी ट्यून कैसी होगी, उसकी डल्सिट का मतलब क्या होगा। अनप्लीजेंटली बिल्कुल नहीं होगा। ईयर पियर्सिंग कान में चुभने वाली लाउड बिल्कुल निगेटिव नहीं होगी। स्वीट एंड सूदिंग स्वीट मतलब बहुत मधुर और मन को राहत देने वाली, हाँ ये अच्छे सेंस में जा रही है।
इनऑडिबल होगी तो स्वीट कैसे होगी, ठीक है ना। मंत्रमुग्ध जब सुन ही नहीं पाएगा कोई तो मंत्रमुग्ध कैसे होगा। तो थर्ड नंबर वाला हो गया आपका आंसर। आगे बढ़ जाते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 है। यहाँ फिर अंडरलाइन किया गया है वर अटेंडिंग। देखो लिखा है द फेमस एक्टर अलॉन्ग विद से कनेक्ट है हिज क्लोज फैमिली मेम्बर्स। तो दो सब्जेक्ट हैं, कौन सा, एक फेमस एक्टर है पहला आपका सब्जेक्ट हो गया और हिज क्लोज फैमिली मेम्बर्स आपका दूसरा सब्जेक्ट हो गया। कनेक्ट कैसे है, अलॉन्ग विद से कनेक्ट है। अच्छा, एक बार और मैंने आप लोगों को बताया था कि विद का कोई भी रूप हो, विद हो, अलॉन्ग विद हो या टुगेदर विद हो, और एक है एज वेल एज है, ठीक है, एज वेल एज है। और क्या कोई प्रेपोजिशन लगा हुआ हो, ठीक है, कोई प्रेपोजिशन लगा हो, या लाइक अनलाइक है, वो एंड नॉट है, एक्सेप्ट है, बिसाइड्स है, बट है। इन सब से जब हम दो सब्जेक्ट जोड़ते हैं, S1 जोड़ते हैं और S2 जोड़ते हैं और इनके लिए वर्ब लगाई जाती है, तो वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग लगती है, पहले वाले के अकॉर्डिंग लगती है। इसका मतलब ये जो लिखा है वर्ब वो किसके अकॉर्डिंग लगनी चाहिए, वो लगनी चाहिए द फेमस एक्टर के अकॉर्डिंग लगनी चाहिए। तो जब फेमस एक्टर के अकॉर्डिंग लगाओगे तो यहाँ पे वर्ब की जगह पे क्या होना चाहिए, वाज होना चाहिए। बात समझ गए ना टेक्निकल। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मसला है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय, विद, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, एज वेल एज, नो लेस देन, रेदर देन, लाइक, अनलाइक, एंड नॉट, एक्सेप्ट, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, तो इन कंडीशंस में वर्ब विल फॉलो द फर्स्ट सब्जेक्ट। वर्ब पहले सब्जेक्ट को फॉलो करेगी, ठीक है। तो ये जो वर्ब लगी है दैट शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द फेमस एक्टर, एंड फेमस एक्टर बीइंग सिंगुलर सब्जेक्ट, वाज शुड बी चेंज इनटू वाज, ठीक है, वर्ब को वाज में चेंज करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, वाज अटेंडिंग, ये वाला आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। हैज के साथ आईएनजी फॉर्म लगता नहीं, आर प्लूरल हो जाएगा और उनके साथ एम लगाने का कोई चांस नहीं है। अच्छा, अगर इन चीज़ों को आप और क्लियर करना चाहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मैटर है, तो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में 2-3 वीडियो हैं। आप वर्ब वाले प्लेलिस्ट में चले जाइए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पूरी मतलब 4-5 वीडियो हैं, उस पर प्रैक्टिस भी कराई गई, तो पूरा का पूरा देख लीजिए। अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में प्रॉब्लम होती है तो ठीक, अगर ठीक है तो कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये रहा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। जब भी आप इनडायरेक्ट में चेंज करें, मैंने आपको बार बार कहा है कि आपके वर्ब पकड़िए सबसे पहले। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन वर्ब से ही सेट हो जाएंगे, लेकिन यह है कि अगर 10 क्वेश्चन है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, तो 10 में से 8 क्वेश्चन के करीब तो केवल वर्ब से ही फिट हो जाते हैं। एक आध ऐसा होता है जिसमें 2 में वर्ब ठीक दी होती है, तो हमें कुछ और आगे बढ़ना पड़ता है। तो आप पहले तो स्टेप, पहला आघात, पहला प्रहार किस पर करिए, आप वर्ब पे करिए। हो सकता है यहीं से काम बन जाए और आपका टाइम बच जाएगा ना, टाइम नहीं वेस्ट होगा। यहाँ देखो, जैसे लिखा सी सेड टू मी, सी ने मुझसे कहा, क्या कहा, आई वॉज थिंकिंग। पहले ये देखो सेड क्या है, पास्ट में है, सेड पास्ट में है, तो ये जो वॉज थिंकिंग लगा है वो पास्ट कंटिन्यूअस है। पास्ट कंटिन्यूअस को किस में बदल देते हैं, अगर रिपोर्टिंग पास्ट में है तो पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। तो वाज की जगह क्या करना होगा आपको, हैड बीन, और थिंकिंग तो थिंकिंग ही रहेगा। और आई कौन है, आई है सी, सी की जगह ही, सी की जगह सॉरी आई की जगह सी हो जाएगा। तो सी टोल्ड मी दैट सी हैड बीन थिंकिंग, पहले इतना करो, सी हैड बीन थिंकिंग, इतना आ जाओ। तो यहाँ पे आ गया सी वाज थिंकिंग, वाज गलत है, हैड बीन ढूंढना है आपको पहले, तो यही। यहाँ लिखा सी थॉट ऑफ गोइंग टू, ये नहीं होगा, क्या होगा, सी वाज थिंकिंग, बिल्कुल नहीं, आई वाज नहीं हो सकता। यहाँ सी हैड बीन थिंकिंग, एक ही जगह आपको सी हैड बीन थिंकिंग, हैड बीन ही एक जगह मिला, बाकी सब में वाज थिंकिंग है। तो वाज का हैड बीन होना था, एक ही में हैड बीन है। और वर्ब सबसे पहले देखी जाती है, वर्ब का चेंज होना जरूरी है। आपका चौथा वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है। इसमें आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 56। इसमें क्या लिखा है, मेनी स्लीप। अच्छा भैया, स्लीप कैसा नाउन है, एक तो ये वर्ब होती है लेकिन ये वर्ब की तरह लगी नहीं है। यहाँ पे लिखा है डिड नॉट गेट, ये वाला पोर्शन वर्ब का हो गया। और मेनी के बाद स्लीप, तो अब ये नाउन है ना। नाउन कैसा नाउन है, नाउन है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक। अनकाउंटेबल नाउन के पहले आप मेनी नहीं लगा सकते, ये नंबर में आता है ना, इसके लिए क्या लगाओगे, मच लगाओगे। तो मच स्लीप होना चाहिए ना, ठीक है।
आई डिड नॉट गेट मच स्लीप। अच्छा, आप सोचेंगे सम क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि ये डिड नॉट लगा हुआ है और निगेटिव में सम नहीं लगता, निगेटिव के साथ एनी यूज किया जाता है, इसलिए ये सम गलत हो गया। ठीक है, नन स्लीप, नन भी प्रोनाउन हो जाएगा, हमें एडजेक्टिव की ज़रूरत है। और आई डिड नॉट गेट मोस्ट स्लीप, मोस्ट नहीं भैया, पाए ही नींद मिली ही नहीं है आपको ना, तो मोस्ट यहाँ नहीं लगाओ, क्या लगाओगे, आई डिड नॉट गेट मच स्लीप। ठीक है, तो आपका दूसरा वाला हो गया। अब आगे आ जाओ, नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट कह रहे हैं साइनोनिम बताओ किसका, यील्ड का। तो यील्ड के दो मतलब होते हैं, देखो अगर यील्ड वर्ब है, ठीक है, अगर यील्ड क्या है, वर्ब है, तो इसका मतलब क्या होता है, सरेंडर कर देना, किसी के आगे समर्पण कर देना। ठीक है, ये हो गया। अगर यील्ड नाउन है तो इसका मतलब होता है प्रोडक्शन। ठीक है, जो उत्पादन होता है उसको हम लिख कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो प्रोडक्शन के सेंस में यहाँ जाओ, डिफाई लगेगा नहीं तो क्या हो गया आपके पास, प्रोड्यूस लगेगा। क्लियर हो गया, एक सेंस में ये है। अब बाकी जो वर्ड्स हैं उनको भी आप जानना चाहते ही होंगे, मन कर रहा होगा। डिफाई है, डिफाई का मतलब होता है ना किसी चीज़ को डिसओबे करना, कोई रूल बनाया गया और आप नहीं फॉलो कर रहे हो तो वो क्या हो जाता है, डिसओबे करना। अच्छा, ब्रिंग का मतलब होता है कोई चीज़ ले आना, और प्रोड्यूस मतलब उत्पादन करना, बिल्ड मैंने किसी चीज़ का निर्माण करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 58 है। तो लेमन टेस्ट सार, इसका क्या करना है आपको, पैसिव वॉइस बनानी है। ये रियल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ये एक्टिव पैसिव जब हम लोग पढ़ाते हैं तो ये कॉमन नहीं, ये तीसरे चौथे दिन आता है इस तरह का रूल। जब आप कोई सेंसरी वर्ब यूज करते हैं, टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, टच हो गया, इस तरह की जब कोई सेंसरी वर्ब आप यूज करते हैं तो उसका सीधे इसमें क्या लगा होता है ना कि सेंसरी वर्ब के बाद हम एडजेक्टिव यूज करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का पैटर्न ही नहीं होता। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा 1 मिनट 2 मिनट का टाइम लगेगा, आप ज़रा मेरी बात को सुनिएगा। ठीक है, सीख लीजिए। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का पैटर्न होता है जनरली जब हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। लेकिन टेस्ट क्या होता है, ये सेंसरी वर्ब है, टेस्ट करना, स्मेल करना, फील करना, ये सेंसरी वर्ब्स हैं। सेंसरी वर्ब्स में आपको वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना होकर के क्या मिलता है, आपको एडजेक्टिव मिलता है। अब एडजेक्टिव को हम सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, इससे हम नहीं पैसिव नहीं बना पाएंगे। इसमें क्या करना है कि स्ट्रक्चर को ही चेंज करना पड़ता है। ठीक, पहले आप क्या करोगे, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर वाज वर लगा करके आप एडजेक्टिव यूज कर लेते हैं, वर्ब को हम अलग से ले जाके पैसिव बनाते हैं। देखो इसमें करना क्या होगा कि जैसे लिखा है ना कि लेमन टेस्ट सावर, तो हम क्या करेंगे कि हम करेंगे लेमन इज सावर, लेमन इज सावर, लेमन खट्टा होता है। ठीक, अब इसके बाद क्या करो, टेस्ट की पैसिव वॉइस बनाओगे, टेस्ट की पैसिव वॉइस बनाओगे तो क्या करोगे, व्हेन टेस्टेड। ठीक, इसको क्या कर दो, व्हेन टेस्टेड, व्हेन इट इज़ टेस्टेड, ऐसे भी बना सकते हो। व्हेन इट इज़ मतलब क्या हुआ, लेमन के साथ लगा दो, व्हेन इट इज़ टेस्टेड, ऐसे बनेगा। तो ये टेस्ट की थर्ड फॉर्म बनाने के लिए इट इज़ टेस्टेड बनाना पड़ा, वो लेमन के लिए लगा, लेकिन स्वाद कैसे बताएंगे, पैसिव में यहाँ स्वाद बनाने का चांस नहीं है, तो आपको एक बार आप टेस्ट बताएंगे उसका, लेमन इज सार, एक सेंटेंस एक इधर निकल गया, ना एक्टिव ना पैसिव। उसके बाद टेस्ट को पैसिव बनाओगे तो क्या करके, व्हेन इफ़ ऐसा कुछ लगा के इट इज़ टेस्टेड, तो ये हमारी इट इज़ टेस्टेड, यहाँ इट के साथ इज़ लगा के टेस्टेड लगा दिया, ये पैसिव बन गई। ऐसे ये बनाया जाता है। तो इसमें कौन सा आएगा, लेमन इज सार व्हेन इट इज़ टेस्टेड। ठीक है, ऐसे ही आप स्मेल का, फील का बना सकते हैं, ऐसे ही जैसे हम कहें रोज स्मेल स्वीट, इसका भी ऐसे बना सकते हो। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट आंसर पर। आपका अगला क्वेश्चन हुआ क्वेश्चन नंबर 59। 59 में क्या करें कि आपको एक्टिव वॉइस में कोई चीज़ चेंज करनी है। व्हाट इन्फॉर्मेशन वाज शेयर्ड विद द स्कूल अथॉरिटी बाय द इंस्पेक्शन टीम। बाय द इंस्पेक्शन टीम में द इंस्पेक्शन टीम क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, वाज शेयर्ड, वाज के साथ क्या लगी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब एक्टिव वॉइस में वाज हटेगा और ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी। तो आप सीधे शेयर्ड देखिए, जहाँ पे शेयर्ड लगा होगा वो होगा। हैज नहीं होगा इसमें। ठीक है, पास्ट का था। डिड कहाँ से ले आए आप, डिड आप कहाँ से ले आए, इसका कोई चांस नहीं है, ये भी डिड का कोई हाँ, एक मिनट रुकिए, चूँकि क्वेश्चन है इंटरोगेटिव ना, ओहो क्वेश्चन इंटरोगेटिव है तो डिड लग सकता है, हैज नहीं लगेगा, ये कटा। और अब आ जाओ, व्हाट इंफॉर्मेशन डिड द इंस्पेक्शन टीम शेयर
बाय द स्कूल अथॉरिटी, ठीक है, बाय द स्कूल अथॉरिटी नहीं, विद द स्कूल अथॉरिटी होना चाहिए, तो ये बाय गलत हो गया। यहाँ व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड द इंस्पेक्शन टीम शेयर विद द स्कूल अथॉरिटी, ये सही हो गया। और चौथे में क्या, व्हाट इंफॉर्मेशन द इंस्पेक्शन टीम शेयर्ड, तो चूँकि इंटरोगेटिव है ना बेटा, इंटरोगेटिव होने का मतलब हुआ कि यहाँ पर यहाँ व्हाट इन्फॉर्मेशन के साथ यहाँ डिड हमको लगाना चाहिए था, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में जब हम इंटरोगेटिव बनाते हैं तो डिड लगाते हैं, ठीक है ना। शुरुआत में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी समझाने में, अब आपको क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया कि ये चौथा गलत हुआ, पहले में हैज़ लगा दिया था इसलिए गलत हुआ, और दूसरे में विद स्कूल अथॉरिटी होगा ना, बाय स्कूल अथॉरिटी नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन इंस्पेक्शन टीम शेयर कर रही है। तो आपका कौन सा आंसर हो गया, तीसरा वाला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 60, ये तो गड़बड़ हो गया, क्वेश्चन नंबर हमको क्या चाहिए था 60, हाँ अब ये नहीं किया, तो लिखा आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर 2 days स्ट्रेट, ठीक है, 2 दिन तक यात्रा करने के बाद सीधा, मतलब 2 दिन लगातार कोई यात्रा कर रहा है, 48 घंटे यात्रा किया है, तो रीमा वाज 2 days, जाहिर सी बात है यार, 2 दिन लगातार यात्रा करने के बाद आदमी क्या हो जाएगा, थक जाएगा। थकने की आप मीनिंग ले लो यहाँ पे, वरीड, यात्रा करने से वरीड का कोई मतलब नहीं है, वरी होने की और बैकग्राउंड होती है। नेकर्ड है, नेकर्ड का मतलब क्या होता है, ये होता है बहुत ज़्यादा थक जाना, टायर्ड है, ये लगाओ ना, टायर्ड है, वियरी है, एक्सहास्टेड लगाओ, ये वर्ड आता है एक्सहास्टेड, ये है ये लगा सकते हो, एक्सहास्टेड लगा सकते हो। एडजर्ड नहीं होगा यहाँ पे, एडजर्ड का मतलब स्थित, जैसे कोर्ट में जज वगैरह कहते हैं द कोर्ट इज एडजर्न टुडे, तो एडजर्न होता है, लेकिन ये एडजर्ड है, वो वाला मत समझ जाना, ठीक है ना, एडजर्न नहीं है ये एडजर्ड है। एडजर्ड का मतलब जानते क्या होता है, किसी चीज़ को कसम, किसी को कोई कसम खिला के बात कहना, जैसे कहते हैं ना कि मतलब मेरी कसम खा के कहो कि इससे, तो कसम खिलाना होता है। डिफर्ड का मतलब होता है कोई चीज़ थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर देना, थोड़ी देर के लिए रोक देने के लिए कहते हैं डिफर होता है, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो गया, नेकर्ड हो गया। चलिए अच्छा साइनोनिम था, याद रखिएगा, टायर्ड और वियरी का बढ़िया साइनोनिम है वो। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 61 में। 61 में पैसिव वॉइस में चेंज करना, इट इज़ आवर ड्यूटी, ठीक है, इट इज़ योर ड्यूटी, ठीक है, तो मतलब यू हो गया ना, यू ले लो। टू हेल्प द पुअर पीपल इन योर पेरिश, पेरिश का मतलब जानते हो क्या होता है, पेरिश मतलब होता है विलेज, अपने गांव में अपने लोगों की मदद करना आपका फर्ज है। पेरिश याद रखिएगा, PARISH है, ठीक है, वो फ्रांस वाला पेरिश नहीं है। इट इज़ योर ड्यूटी मतलब तुम्हें ये काम करना होना चाहिए, तो हमारा सब्जेक्ट जानते हो क्या बनेगा, यू बनेगा। और टू हेल्प है, तो टू हेल्प का मतलब क्या हुआ, अब हम टू हेल्प है तो अब लगाना पड़ेगा टू बी के साथ हेल्प्ड, ठीक। अब ये 2 चीज़ें ढूंढ लो। तो द पुअर, किसकी मदद होनी है, द पुअर की मदद होनी है, तो द पुअर पीपल हम पहले सब्जेक्ट ले लेते हैं। द पुअर पीपल इन योर पेमेंट आर टू बी हेल्प्ड बाई यू, पहला वाला ठीक तो लग रहा है हमें, ठीक है, जो पहला वाला ऑप्शन दिया है वो एकदम से ठीक है। द पुअर पीपल ये हमारा सब्जेक्ट है, इन योर पेरिश मतलब आपके गांव में जो पुअर पीपल है, आर टू बी हेल्प्ड उनकी मदद होनी है, बाई यू मतलब आपके द्वारा, ठीक तो है पहला वाला, मतलब सेंस में ग्रामर भी सही है इसकी और सेंस भी सही है। आगे लिखा है दूसरा वाला देखो, इट इज सजेस्टेड दैट यू डू योर ड्यूटी, ना 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 ना, यू डू योर ड्यूटी टू हेल्प द पुअर, ये तो एक्टिव वॉइस में हो गया ना, ये गलत हो गया। द पुअर इन योर पेरिश आर हेल्प्ड बाई यू एज ड्यूटी, नहीं ड्यूटी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा मेन बात है ना, आर हेल्प प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो जाता है ना, यू हेल्प तब तो हो जाता है, मतलब तुम ये काम करते ही हो, तो ये गलत हो जाएगा सेंस, इन्होंने आपका कर्तव्य। यू मे बी नहीं होगा, मे बी अलाउड मतलब हमको कोई अलाउ करेगा, टू हेल्प की हमको टू बी हेल्प्ड चाहिए थी, भाई ये गलत हो रहा है हर जगह पे, तो ये पहला वाला ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ आप, नेक्स्ट आ जाओ आपका क्वेश्चन नंबर 62। इसमें क्या करना है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। क्या करना है इनडायरेक्ट में, ठीक है। द बॉय सेड टू द टीचर, बच्चे ने टीचर से कहा, सर, सर लगा हुआ रेस्पेक्टफुली आ जाना चाहिए, आदरपूर्वक कहा, आई एम वीक इन मैथ्स एंड वी सीक योर एडवाइस। आई एम वीक, तो अब ये हो जाएगा कि ही वॉज वीक हो जाएगा, ही वॉज वीक इन मैथ्स एंड सीक। अब सीक का क्या हो जाता है, सीक की सेकेंड फॉर्म लगाओगे आप, तो सीक की क्या हो जाती है, ये शॉर्ट हो जाता है, सीक की सेकेंड फॉर्म। पकड़ के गौर से रखिएगा, ये बहुत रोल प्ले करेगा, क्योंकि आप एम का आवाज़ बना दिए, पता लगा सीक की सेकेंड फॉर्म नहीं बनाए तो गड़बड़ हो जाएगा ना, आपको दोनों देखना होगा।
द बॉय टोल्ड द टीचर दैट ही वाज वीक इन मैथ एंड सीक। देखो ये कहा था ना सीक की शॉर्ट होनी चाहिए, यहाँ देखो शॉर्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ देखो द बॉय टोल्ड द टीचर दैट ही वाज वीक इन मैथ एंड शॉर्ट हिज एडवाइस, ये ठीक तो लग रहा है मुझे। आगे देखो नीचे द बॉय टोल्ड द टीचर दैट ही इज नहीं होगा, गलत हो गया। और इसमें क्या है द बॉय टोल्ड दैट, अब 12 के बाद किससे कहा उन्होंने, टीचर दिया नहीं है तो ये भी गलत हो गया। तो 3 तो गलत ही हो गया आपका, केवल दूसरा वाला बच रहा है जो सही है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। नेक्स्ट में देखो अगला क्वेश्चन जो आपका है वो है 63। इसमें क्या करना है, खाली जगह भरना है। देखा ही डैश ऑल द ऑटम लीव्स। ऑटम का मतलब क्या हुआ, पतझड़ के मौसम में जो पत्तियां पेड़ों से गिर जाती हैं, उसने उन सारी पत्तियों को क्या किया, सारी पत्तियों को गैदर किया। हाँ ठीक तो है, गैदर करना, गार्निश किया, पत्तियों को गार्निश क्यों कर, सब्जी थोड़े बना रहा है पत्तियों की, गार्निश थोड़े किया जाएगा, सारी ऑटम लीव्स को गार्निश करना ठीक नहीं है। यहाँ पे स्मूदर्ड होता है, गला घोंट के मार डालना, तो वही यहाँ पत्तियों का गला घोंट के मारेगा। वेदर्ड का मतलब मुरझा जाना, पत्तियाँ मुरझा खुद ही जाती है, हो ही क्यों उसको मुरझाएगा। ठीक है, ऑटम है तो पत्तियां मुरझाई ऑटोमेटिक होंगी। तो उसने क्या किया, पत्तियों को गैदर किया, इकट्ठा किया। ये सुटेबल, ही का काम ये लग रहा है ना, इसमें और कोई ही का काम लग रहा है ही नहीं, ही का काम ये। ठीक है, आगे आ जाओ 15 नंबर पे भाई। 15 नंबर में क्या करना है आपको, एंटोनिम बताना है किसी का। कौन है, ग्रेशियस। ग्रेशियस का मतलब क्या होता है, मेन तो वर्ड जो है ग्रेशियस ना, वो काइंड के लिए ही यूज किया जाता है। जो बेसिकली ग्रेशियस का यूज है, ग्रेशियस इज यूज फॉर द काइंडनेस। ठीक है, अब इसका नहीं मिलेगा तो कुछ ब्यूटीफुल के सेंस में भी हम ले लेंगे, सिंपैथेटिक के सेंस में भी ले लेंगे, है उसका और भी इधर उधर थोड़ा बाया दाया यूज है। मेन काइंड के लिए लगता है, ठीक है, और वेल बिहेव्ड के लिए भी लगता है। एक वेल बिहेव मतलब क्या, वो बहुत अच्छा सा किसी के साथ आप व्यवहार करिए तो उसके लिए भी लगता है। एक्टिव है नहीं है, पैसिव ये है नहीं। रूड का मतलब क्या होता है, बहुत ही कड़वा, बहुत खराब बिहेवियर करना। ब्लिसफुल का मतलब क्या होता है, एक कंटिन्यूअस जो हमारे सुख की स्थिति बनी रहती है वो ब्लिसफुल, ये सुखद कह सकते हो। तो ये है नहीं, तो फिर क्या लगेगा, एंटोनिम बताना है ना। एंटोनिम, ग्रेशियस का मतलब काइंड है और वेल बिहेव्ड है। तो रूड का मतलब क्या होता है, रूड मतलब एकदम रूखा, असभ्य, बहुत ही बदतमीजी भरा व्यवहार जो होता है। रूड मतलब एकदम जैसे कहते हैं बहुत बुरा बर्ताव किसी से हो जाता है। तो यही जो रूड है वो ग्रेशियस का एंटोनिम बनने लायक है और कोई नहीं बन सकता। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। नेक्स्ट में कह रहे हैं, ये जम्बल्ड सेंटेंस दिया हुआ है, उसको अरेंज करना है आपको। चारों सेंटेंस ही है, पैराग्राफ में आया है ये। ठीक है, अरेंज करो इनको। तो पहले लिखा है कि इनवाइटिंग कोटेशंस फॉर परचेजेज ऑफ गुड्स इज गुड प्रैक्टिस। मतलब अगर आप कुछ खरीदारी करनी चाह रहे हैं, मतलब थोड़ी लंबी चौड़ी खरीदारी करनी है, तो उसके लिए आप कोटेशंस मंगाते हैं, तो एक अच्छा तरीका होता है, अच्छी प्रैक्टिस होती है। कोटेशंस मतलब हुआ कि जैसे आपको घर बनवाना है तो सीमेंट है, सरिया है, बालू है, इन सब चीज़ों का आप अलग अलग दुकानदारों से कोटेशन मंगवा लीजिए कि आप हमको फला चीज़ किस कंपनी की किस रेट में देंगे। तो ये एक मतलब अच्छी प्रैक्टिस होती है शॉपिंग खरीदारी की बड़े पैमाने पर। इन्होंने कहा कि साइमल्टेनियसली करप्शन आल्सो कैन बी चेक्ड। तो इसका एक फ़ायदा दे रहे हैं, और फ़ायदे में क्या लगाया इन्होंने, आल्सो लगाया। तो एक फ़ायदा इसका इसके पहले आना चाहिए। आगे लिखा हैंस अ प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग ऑफ एक्सपेंस कैन बी स्टेब्लिश्ड। ये फ़ायदा है, ये एक एडवांटेज का पहला पार्ट ये हो गया, एडवांटेज का दूसरा पार्ट ये हो जाएगा। आगे लिखा बाय डूइंग दिस, ऐसा करके कंपिटिटिव रेट कैन बी फाइनलाइज। अगर ऐसा करते हैं तो हमको एक कंपिटिटिव रेट मिल जाएगा, अलग अलग दुकानदारों का रेट क्या है। बाय डूइंग दिस, ऐसा करके, कैसा करके, क्या करके बताओ। ये जो ऐसा करने की बात कर रहे हैं वो कहाँ दिया हुआ, ए में दिया हुआ है कि अगर आप अलग अलग दुकानदारों से कोटेशन मंगा लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ए वाला करते हैं तो ए वाला करने के बाद हमको क्या मिल जाता है, डी वाला मिल जाता है। अच्छा, ए डी करने के बाद इसके दो फायदे बताए हैं। दो फायदे में क्या है, बी वाले में आल्सो लगा के फ़ायदा बताया, यानी सी का फ़ायदा पहले होगा और ए का फ़ायदा बी का फ़ायदा बाद में होता। तो ए डी सी बी कहीं मिल जाए तो लगाओ यही ऑप्शन। कहीं है ए डी सी बी, नहीं हम कुछ गड़बड़ लगा दिए हैं क्या। ए के बाद क्या आना चाहिए था, डी आना चाहिए था। ठीक है, कोई ऑप्शन हमको मिल नहीं रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको रिवाइज करना पड़ेगा। रिवाइज करने का मतलब अगर हम ये देखते हैं कि सी वाले में हमको एक एडी तो मिल रहा है, एडी के बाद हम सी बी लगाए थे और हमको क्या चाहिए, बी सी चाहिए। तो बी सी को एक बार रिवाइज करो।
BC रिवाइज करना है, AD तो पक्का हो गया, हालांकि हम आंसर लगा देंगे AD से स्टार्ट होने वाला, BC को रिवाइज कर देते हैं ताकि आपको संतुष्टि रहे। हमने कहा था कि आल्सो लगा हुआ है इसलिए C के बाद में रहेगा, लेकिन हैंस यहाँ लगा हुआ है, हैंस जो होता है वो कंक्लूजन में लेके जाता है, हाँ ठीक है, हैंस जो है वो कंक्लूजन में लेके जाता है। अच्छा, बी के आल्सो का कनेक्शन हम क्या डी से लगा सकते हैं, बाय डूइंग दिस, ऐसा करके कम्पिटिटिव रेट कैन बी फाइनलाइज, एक कम्पिटिटिव रेट फाइनलाइज हो जाएगा और इससे करप्शन पर भी नियंत्रण लगेगा, हाँ ठीक है। तो ये जो आल्सो है, आल्सो कैन फॉलो डी, तो जो आल्सो है वो डी को फॉलो करने वाला भी है, ठीक है, तो डी को फॉलो कर लेगा, सही है, डी को भी फॉलो कर लेगा। और जो सी है वो हम कंक्लूजन करने में लगा देते हैं, तो ADBC हमारा ठीक है। ठीक, मैं जो शुरू में लगाया था उसमें थोड़ी सी अड़चन आई, लेकिन अगर वो ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो हम जो ऑप्शन मतलब 2 से भी दें हमको, 2 तो हमको मिल ही गए, AD से स्टार्टिंग होनी है, BC खाली संतोष नहीं दे रहा था तो उसको देखा, री एनालाइज किया तो संतोषजनक हो जाएगा, हम BC अगर कह देते हैं CB के बजाय तो भी ठीक है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 66 में आ जाओ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 66। ठीक, 66 में क्या कह रहे हैं, एरर का क्वेश्चन है। एरर में क्या दिया इन्होंने, द टीम ड्वेल्ट विद देयर परफॉर्मेंस इन द लास्ट क्वार्टर। तो ड्वेल्ट क्यों लगाओगे, ये तो ड्वेल किसकी लिखती है, DWELL होता है ड्वेल्ट, ये होता है ड्वेल, तो ये तो कहीं पे रहने के लिए होता है ना, जबकि परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस होगी तो हमको किसकी चाहिए, डील की सेकेंड फॉर्म चाहिए ना, तो डील की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, डेल्ट होती है, तो डेल्ट लगाओगे, ड्वेल्ट थोड़े लगेगा, रहने के लिए तो लग ही नहीं रहा, ये तो गलत ऑप्शन हो गया ना। चलो, तो कहाँ दिया है, ये ड्वेल्ट दिया है, चौथा ऑप्शन, ये गलत हो गया। नेक्स्ट में आ जाओ, नेक्स्ट में आते हैं तो आपका क्वेश्चन नंबर 67 है। 67 में अंडरलाइन किया हुआ है और क्या बतानी है, इसकी साइनोनियम बताना है। तो लिखा एज द इफेक्ट ऑफ द एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया जन तो ऑपरेशन वगैरह करने के पहले बेहोश करने के लिए जो दवा देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, वो एनेस्थीसिया है। जैसे जैसे एनेस्थीसिया का इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया, जब एनेस्थीसिया का इफेक्ट डैश होता है, अब बढ़ता है घटता है, क्या होगा पर देखो आगे, पेशेंट रीगेंड कॉन्शियसनेस, पेशेंट रीगेंड का मतलब क्या हुआ, वो कॉन्शियस हो गया, तो उसको होश आ गया। तो अब बताओ, एनेस्थीसिया का असर घटेगा तब होश आएगा कि बढ़ेगा तब होश आएगा, तो एनेस्थीसिया का असर कम हुआ तो पेशेंट को होश आ गया, तो ये जो डिसिपेटेड है वो घटने के लिए है, इनहेंस क्या हुआ, बढ़ने के लिए। एंटोनिम तो पूछा नहीं, साइनोनिम पूछा, तो ये बढ़ने के लिए होगा, होगा नहीं। और हाइटेंड भी बढ़ने के लिए आएगा, ये भी नहीं होगा। रिटर्न वापस आना, कि उसका इफेक्ट वापस आएगा तो पेशेंट होश में नहीं आएगा, उसका पेशेंट का जो एनेस्थीसिया का इफेक्ट डिसअपियर होता है, एनेस्थीसिया का इफेक्ट ख़त्म होता है तब पेशेंट को होश आता है, तो क्या होगा, चौथा वाला हो जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट पे भैया, नेक्स्ट पे आपका क्वेश्चन है 68। 68 में क्या करना है, देखो एरर का, नो सूनर ही वाज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल दैन ही बिगेन पेशेंटली पैंटिंग हैवली, जैसे ही उसको हॉस्पिटल ले आया गया वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हाँफना शुरू कर देता, पैंटिंग होता है हाँफना, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो नो सूनर, देखो नो सूनर से अगर आप सेंटेंस की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, पहले याद आती है, इन्वर्जन का रूल है, नो सूनर वाज द पेशेंट, ऐसे होगा, नो सूनर वाज ही ब्रॉट टू द हॉस्पिटल, वाज पहले आएगा। इन्वर्जन का रूल है, इफ एनी सेंटेंस बिगिंस विद नेगेटिव एक्सप्रेशन, हेल्पिंग वर्ब ऑफ द सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब ऑफ द सेंटेंस इज प्लेस्ड बिफोर सब्जेक्ट, ये इन्वर्जन होता है। तो नो सूनर ही वाज गलत है, वाज शुड बी प्लेस्ड बिफोर ही, तो आपका आंसर कौन सा हो गया, दूसरा वाला होगा। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 69 पे। तो 69 में क्या है, देखो इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। जॉन सेड, जॉन ने कहा, क्या कहा, आई कैन नॉट कम विद यू, तो पहले आई कौन है, जॉन है, और कैन नॉट का कुड नॉट, पहले ये ढूंढो। तो ठीक है, तो ये कैन नॉट है, नहीं होगा, विल नॉट है, नहीं होगा, वुड नॉट है, नहीं होगा, तो केवल एक ही ऑप्शन है, कुड नॉट, ठीक है, हो गया काम। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है आपका 70 में फिर से एरर, ही फॉट द लायन ब्रेव, वो शेर से लड़ा, मतलब मजाक बात थोड़ा है, शेर से लड़ा भाई, शेर से लड़ेगा तो ब्रेव होगा या ब्रेवली होगा, आपको क्या चाहिए, ही फॉट विद द लायन, इसके बाद आपको चाहिए लायन से लड़ने का ढंग, मैनर चाहिए, मैनर में आपको क्या लगाना पड़ेगा, एडवर्ब यूज करना पड़ेगा, तो एडवर्ब क्या होता है, ही फॉट विद द लायन ब्रेवली, ठीक है, तो गलत हो गया ब्रेव। नेक्स्ट पे आ जाओ बच्चा, तो नेक्स्ट में हमारा है एक पैसेज है,
ठीक। अब आप जानते हैं 70 से 71 से लेकर के 80 तक में पैसेज होगा, बड़े बड़े पैसेज हैं। एक वो से पैसेज पढ़ाना ज़रूरत नहीं है, आपने PDF सॉल्व किया ही है। अगर नहीं किया है तो वीडियो को यहीं पॉज करो और आप पैसेज पढ़ लो। पैसेज में सबसे पहले क्या करना, पहले क्वेश्चन पढ़ना फिर पैसेज पढ़ना, ठीक है। मैं पूरा पैसेज पढ़वाऊँगा नहीं, मैंने पैसेज पढ़ के, ये देखो यहाँ पे आंसर निशान लगा रखे ना जहाँ जहाँ आंसर मिलेगा, आप पैसेज पढ़ लीजिए, पैसेज पढ़ के फिर आइए इस पे, ठीक है। तब तक मैं आपको पैसेज पढ़ने के पहले क्या करना है आपको वो मैं आपको बता दूं। पैसेज पढ़ने के पहले मैंने आपसे कहा ना कि पैसेज पढ़ने के पहले आप क्वेश्चन पढ़िएगा, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन पढ़िए उसके बाद पैसेज पे आइएगा। तो मैं आपको क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ, ठीक। एक तो इन्होंने साइनोनिम पूछा किसका, हीगोमोनिक का। हीगीमोनिक, ठीक है। हीगीमोनिक की मीनिंग क्या होती है, एक तरह से जैसे ना निरंकुश होते हैं तानाशाही वाले, वो उनकी मीनिंग होती है हीगीमोनिक्स का। और दूसरा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पैसेज। सब कुछ अकॉर्डिंग टू पैसेज होता है, कुछ भी अकॉर्डिंग टू यू या अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री नहीं होता, अकॉर्डिंग टू पैसेज। व्हेन डिड इराक इन्वेडेड कुवैत, इराक का कुवैत पर अटैक, आपको डेट देखनी है, सितंबर में है या फिर अगस्त में है, ठीक है। या तो सितंबर में होगी या तो अगस्त में होगी, दो जगह इसका कहीं डेट पड़ी होगी, डेटा पड़ा होगा। अच्छा, हो सकता है कि डेट और 2-3 हों, केवल यही डेट हो, एक ही हो, ज़रूरी नहीं है। एक तो आराम से ढूंढ लो, अगर 2-3 डेट हो गई तो आपको वो सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। 2 क्वेश्चन हो गया, एक हीगीमोनिक की मीनिंग बतानी है और दूसरा इराक ने कुवैत पर कब अटैक किया था, ये वाला क्वेश्चन बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या दिया हुआ, ये खाली जगह दिया हुआ, इसकी जगह पर क्या भरोगे, तो एक बार पढ़ के देख लो तभी आपको मिलेगा। यूनाइटेड स्टेट्स मैनेज टू इंटर दिस एनर्जी रिच रीजन, जो अमेरिका है वो इस एनर्जी रिच, मतलब जहाँ पेट्रोल बहुत था उस रिच एरिया में पहुँचता है कैसे, विद सम न्यू एलाइज, अपने कुछ नए सहयोगियों के साथ, यूज्ड टू बी द पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन, जो कि पहले कभी सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करते थे, सच है जैसे कि फॉर एग्जांपल, तो फॉर एग्जांपल ऐसा एक सेंटेंस उसमें पैसेज में होगा जिसमें वो कह रहे होंगे कि अमेरिका इसमें मतलब मिनरल रिच, क्या ऑयल रिच एरिया में आ जाता है, ईरान इराक के क्षेत्र में आ जाता है उन नए अलाइज के साथ जो कभी रूस के साथी थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा जॉर्जिया था, यूक्रेन था, इराक था, अजरबैजान था। तो इसमें किसका, कौन था, ठीक है ना। इन्होंने क्या, कौन नहीं था या कौन था, ये करना है उनको, ठीक है ना। सचेज में कौन कौन था, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 1 मिनट क्वेश्चन पढ़ना है। व्हिच ऑफ द कंट्रीज गिवन ऑप्शन कैन नॉट फिल, एक बात गौर से ध्यान रखिएगा, कैन नॉट फिल को, ठीक, कैन नहीं, क्योंकि उसमें 2-3 नाम गिनाए गए होंगे, ठीक, 2-3 नाम गिनाए होंगे, किसका नाम नहीं था ये आपको ढूंढना है। अगर आपने कैन नॉट को थोड़ा सा भी इग्नोर किया तो आपकी भैंस गई पानी में, समझ रहे हैं ना। कैन नॉट फिल आपको ढूंढना है। नेक्स्ट आ जाओ भाई, देखो और कुछ क्वेश्चन दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ पैसेज, पैसेज के बेसिस पे कौन सी बात करेक्ट है, कौन सी बात करेक्ट नहीं है, तो ढूंढिएगा कि इसमें क्या कहा गया है और क्या नहीं कहा गया है, ठीक है, थोड़ा गौर से। और एक क्वेश्चन और इसमें 75 वाला, ये कह रहे हैं कि सूटेबल टाइटल बताओ, तो जब तक पूरा पैसेज नहीं पढ़ोगे तब तक सूटेबल टाइटल नहीं मिलेगी, ठीक है ना। अब आ जाते हैं, आप अपना पैसेज पढ़िए, पैसेज पढ़ के आते हैं, फिर आपका हम पहला वाला क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है ना। तो आप तब तक मैं पॉज करता हूँ, आप जाइए पैसेज पढ़ के पूरा आइए। वेलकम बैक, आपने पैसेज पढ़ लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं, आपको क्वेश्चन नंबर 71 और 72 का आंसर ढूंढवाते हैं। हीगीमोनिक और इराक ने कुवैत पर अब कब अटैक किया था, पहले इसका आंसर ढूंढते हैं हम लोग। तो इसका आंसर ढूंढिए, देखते हैं कहीं पे मिल जाता है। हीगीमोनिक इस वाले में नहीं दिया हुआ है और इसमें हमें अटैक की डेट मिल जा रही है, ठीक है। अटैक की डेट कहाँ मिल जा रही है, द इन्वेजन ऑफ कुवैत बाय इराक, इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया, अटैक कब किया था, अगस्त 1990 में। तो एक आंसर तो मिला, एक याद रखिएगा, अगस्त 1990 में मिला, ठीक है। अब हीगीमोनिक की मीनिंग देख लेते हैं, यहाँ पे हीगीमोनिक लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसके पहले हमें इसके पहले वाला सेंटेंस देखना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नीचे देखो लिखा है कि यूनाइटेड स्टेट्स टू एक्सेस इट्स, यहाँ लिखा
कि एंड फॉलोइंग गल्फ क्राइसिस इन अ वे क्रिएटेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स। गल्फ की क्राइसिस ने यूनाइटेड स्टेट्स के लिए एक मौका पैदा किया और टू एक्सरसाइज इट्स, वो अपनी क्या कर सकता है, अपनी इट्स हीगेमोनिक पावर को प्रैक्टिस में ला सकता है मिडिल ईस्ट में। हीगेमोनिक पावर का मतलब यहाँ क्या हुआ, मतलब जो हर जगह ज़बरदस्ती किया करता है, ठीक है ना, तो हर जगह जो ज़बरदस्ती किया करता है वो हीगेमोनिक पावर आ गई। तो हीगेमोनिक पावर का मतलब पाल पावर होगी नहीं, टायर पावर होगी नहीं, वियरी पावर होगी नहीं, सुप्रीमेसी वाल पावर, अपनी हर जगह अपनी सुपीरियरिटी दिखाने के लिए, सुप्रीमेसी दिखाने के लिए घुस गए। अच्छा, अब अटैक आ जाओ, इराक ने कुवैत पर अटैक कब कर दिया था, अगस्त 1990 में। यही तो अभी ढूंढ रहे थे ना, सितंबर था ही नहीं उसमें, अगस्त था, तो अगस्त 2011 की बात ही नहीं है, यह कब है, अगस्त 1990 की बात है। क्लियर हो गई ना इतना मैटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 73 में क्या है, आपको क्वेश्चन नंबर 73 में क्या है ये देखते हैं कि अमेरिका फिर इस एरिया में आ जाता है उन अपने नए अलाइज के साथ जो कभी किसके, रूस का हिस्सा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम ढूंढ लेते हैं कहाँ मिलता है इसका आंसर। इसका ये थर्ड वाले पेज में तो कोई आंसर ही नहीं है, इस वाले पेज में हाँ यहाँ दिया हुआ है कि ये देखो, यूनाइटेड स्टेट्स मैनेज टू एंटर द एनर्जी रिच रीजन, सम न्यू एलाइज यूज टू बी द पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन सच एज, देखो अजरबैजान दिया है, यूक्रेन दिया है और जॉर्जिया दिया है। मतलब जो कभी अजरबैजान, यूक्रेन और जॉर्जिया जो कभी सोवियत रूस का हिस्सा हुआ करते थे वो अब अमेरिका के एलाइज हैं। तो अजरबैजान, यूक्रेन और जॉर्जिया ये हैं। अब आपको बताना है कि कौन नहीं था। तो ये देखो, जॉर्जिया था, ये आंसर नहीं होगा, यूक्रेन था, आंसर नहीं होगा, अजरबैजान था, आंसर नहीं होगा, इराक नहीं था, इराक पर तो इन्होंने अटैक ही किया था, तो इनका एलाइज के यहाँ से होगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया आपका 73 का। अब आ जाओ, नंबर आता है आपके अगले क्वेश्चन पर। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेक्ट है क्या नहीं है। तो देखो लिखा है, रशिया हैज़ विजिबली इन्हेंस्ड इट्स इन्फ्लुएंस इन मिडिल ईस्ट एंड इन काकस। काकस मतलब काकेशिया का एक एरिया है, काकेशिया कहा जाता है, कॉकस के क्षेत्र में। ठीक है ना, तो रशिया ने अपना इफेक्ट बढ़ा लिया था, तो कॉकस के क्षेत्र में रशिया ने अपना इफेक्ट नहीं बढ़ाया था। आपका क्वेश्चन नंबर जी गलत हो गया। ठीक है, दूसरा है कि रशिया सर्टेनली वांटेड द यूनाइटेड स्टेट्स प्रेजेंस। रशिया काकेशियन क्षेत्र में यूनाइटेड स्टेट्स की प्रेजेंस बिल्कुल नहीं चाहता था, वो बिल्कुल उसके प्रेजेंस के खिलाफ था, पर कर नहीं कुछ पा रहा था। ईस्ट हैज़ बिकम द विक्टर, ईस्ट विक्टर बना नहीं था। तो वर्ल्ड वार जो था, ये ईस्टवर्ड आइडियोलॉजी की वार चल रही थी कोल्ड वार में, उसमें ईस्ट नहीं जीता था, इसमें वेस्ट जीता था। ठीक है, वेस्ट सुप्रीम रहा। आगे लिखा कि वेस्टर्न सिस्टम एंड वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इन जनरल स्टार्टेड टू डोमिनेट द होल वर्ल्ड आफ्टर द कोल्ड वार। कोल्ड वार के बाद जो वेस्टर्न सिस्टम है, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, वेस्टर्न आइडियोलॉजी है, वो डोमिनेट करती है। ठीक है, ये पता नहीं कौन फ़ोन कर रहा है, हटिए भैया, अभी हम फ़ोन नहीं अटेंड कर पाएंगे। चलिए आपको दिखाते हैं क्वेश्चन, आपका आंसर दिखाते हैं। ये लोग आते जाते रहते हैं फ़ोन ऑन करने के लिए। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। ये रहा आपका आंसर, देखिए हाँ, व्हेन वेस्टर्न सिस्टम एंड वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेज इन जनरल स्टार्टेड टू डोमिनेट द होल वर्ल्ड, ये आपको दिया हुआ है साफ साफ। ठीक है, तो ये बात क्या है, ये ट्रू है, बाकी सारी बातें गलत थी। क्लियर हो गया ना, अब आपको संतोष मिला, यकीन हुआ कि हम जो कह रहे थे सही है, ये चौथा वाला आंसर ठीक होगा। अब आगे आ जाओ, आपका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन ये था, इसमें पूछ रहे हैं सुटेबल टाइटल बताओ। तो पूरा का पूरा पैसेज आपने पढ़ा था, तो पूरे पैसेज में गल्फ क्राइसिस की बात की थी नहीं, गल्फ क्राइसिस से शुरुआत हुई थी। शुरुआत में गल्फ में क्राइसिस थी, आपस में लोग लड़ रहे थे, जिसका फ़ायदा अमेरिका ने उठाया था। ठीक है कि नहीं, ठीक है, तो ये गल्फ क्राइसिस इसका टाइटल फ़िलहाल नहीं हो सकता, क्योंकि पूरा पैसेज केवल गल्फ क्राइसिस पे नहीं दिया हुआ है। वेस्टर्न डोमिनेंस, हाँ ये है कि गल्फ कंट्री में, सेंट्रल एशिया में, ये मिडिल ईस्ट एशिया में वेस्टर्न का इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। शुरुआत में ही कहा कि इन्होंने अमेरिका और अमेरिका के जो एलाइज हैं इस एरिया में मतलब डोमिनेट कर जाते हैं, इनका डोमिनेशन आ जाता है। कैसे करते हैं,
वो कोल्ड वार के बाद कैसे इन सब चीज़ों को करते हैं, ये इन्होंने पूरे के पूरे पैसेज में जो मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, मेन इशू ऑफ डिबेट है, वो यही है डोमिनेशन, वेस्टर्न डोमिनेशन का। नाटो एंड एलाइज पर नहीं भाई, एक पैराग्राफ खाली लिखे, एक पैराग्राफ में एक दो लाइन लिखी हुई केवल नाटो एंड एलाइज पर। पूरा पैराग्राफ इज मतलब जो पैसेज है, पैसेज इज नॉट अबाउट नाटो एंड एलाइज, पैराग्राफ इज अबाउट हाउ वेस्टर्न आइडियोलॉजीज, हाउ अमेरिका विद अदर एलाइज कंट्रीज डोमिनेटेड इन द मिडिल ईस्ट। ये मतलब डिस्कशन ये है, ठीक है। कॉकस हिस्ट्री, कॉकेसस हिस्ट्री है ही नहीं, कॉकेसस के बारे में जरा सी बात आई है तो ये नहीं हो सकता। मतलब होल इंटायर पैसेज को कवर करने वाला जो टॉपिक है वो कौन सा है, वेस्टर्न डोमिनेशन। नेक्स्ट पे आ जाओ बच्चा। अब आते हैं हम, एक नेक्स्ट पैसेज हमारा आ जाता है। दो पैसेज हैं 76 से लेकर के 80 तक में जो क्वेश्चन है। पैसेज आपको पढ़ना ही होगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिस्कस द क्वेश्चंस। हमें पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेना चाहिए ना इस पर, ठीक। तो इसके क्वेश्चन कहाँ हैं, क्वेश्चन है इसके यहाँ पे देखो 76, क्वेश्चन नंबर 76 क्या पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ हैज हेल्प्ड ह्यूमन इन ऑल एस्पेक्ट्स। वाइल्ड लाइफ ने, मतलब वाइल्ड लाइफ याद रखिएगा, वाइल्ड लाइफ मतलब कि ये क्या है, जंगली जीव जंतु हैं, इन्होंने ह्यूमन की हर क्षेत्र में मदद की है, एक्सेप्ट एक क्षेत्र छोड़ करके इन्होंने आपको हर क्षेत्र में मदद की है। आपको देखना पड़ेगा क्लॉथिंग, आगे लिखा डेवलपमेंट एंड न्यू मेडिसिन, एजुकेशन और प्रोवाइडिंग फूड, ठीक है ना। तो वाइल्ड पैसेज में क्या लिखा, आप जनरली देखें तो ये वाला आ रहा है, वाइल्ड लाइफ जो जंगली जीव है हमको कपड़ा भी देते रहे। प्राचीन काल में जब आदिम थे हम लोग जानवरों की खाल पहना किया करते थे, मेडिसिन बनती ही जंगली जानवरों की हड्डियों से, और प्रोवाइडिंग फूड, तो फूड तो जंगली जानवर मारोगे खाना पाते होते, सब तो है ही है। जब वाइल्ड लाइफ हमारी बाकी तीनों काम करता है, हाँ एजुकेशन नहीं दिया है हमको, तो ये आंसर बिना पैसेज पढ़े यही लग रहा है, हो सकता है पैसेज पढ़ने के बाद भी यही आए। आगे लिखा कि व्हाट डज द पैसेज से अबाउट वुडपेकर, वुडपेकर के बारे में। वुडपेकर क्या होता है, कठफोड़वा होता है, उसके बारे में। कठफोड़वा जानते हैं ना, वो लकड़ी को अपनी चोंच से ठोक ठोक कर छेद कर देता है, चीर लेता है, उसको कठफोड़वा कहते हैं, वुडपेकर कहते हैं। इमेज देखना चाहोगे, दिखाऊं, ठीक है। ये देखो, ये चिड़िया होती है, कठफोड़वा वुडपेकर होती है, ये पेड़ों में होल कर देती है, ठीक है। वुडपेकर के बारे में कौन सी बात है जो इसमें कही गई है, पैसेज में कही गई है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर ये दिया है 78, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है आपको ये बताना है, तो जैसा पैसेज में लिखा होगा कहीं पे बायोडाइवर्सिटी के बारे में, वही उठा के यहाँ पर कॉपी करना है हमको। 79 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी टेकन अप एज अ पास टाइम रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ को पास टाइम के रूप में, अपने मनोरंजन के साधन के रूप में इनमें से किसको नहीं लिया जा सकता। हाइकिंग को लिया जा सकता है कि नहीं, हंटिंग है, बर्ड फीडिंग है और राइटिंग है, इनमें से कौन वाइल्ड लाइफ का पार्ट टाइम नहीं हो सकता, मतलब इंसान का पार्ट टाइम होगा, वाइल्ड लाइफ के बारे में है, ठीक है। और अगला है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला आखिरी, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से ट्रू कौन है, मतलब एक ही बात सही होगी, बाकी तीनों बातें गलत होंगी। ये आपको जरा ढंग से देखना है, जरा ढंग से ढूंढना है, एक ही बात ट्रू होनी चाहिए। अब आपको क्या करना होगा, पैसेज पढ़ना होगा। पैसेज पढ़ने के बाद आपको एक एक करके इसका आंसर ढूंढना होगा। तो अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हम करते हैं पॉज, आप पढ़िए पैसेज, ठीक है, फिर मिलते हैं आपके पैसेज पढ़ने के बाद। वेलकम बैक टू द क्वेश्चन। अब शुरू करते हैं आपका हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना। और पहला क्वेश्चन क्या है कि वाइल्ड लाइफ हैज हेल्प्ड ह्यूमन इन ऑल एस्पेक्ट्स एक्सेप्ट। अब पता चल ही गया होगा, क्लॉथिंग दिया है और मेडिसिन दिया है, प्रोवाइडिंग फूड दिया है, एजुकेशन में उन्होंने कोई मदद नहीं की थी। आंसर देखना चाहोगे, वेरीफाई कर लो। वेरीफाई करते हैं आपका आंसर ये यहाँ से, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, तो यहाँ पे ये तो पास्ट टाइम वाला हो गया ना क्वेश्चन। ये आ जाओ, एनिमल्स हैव बीन हाईली यूजफुल टू अस इन, क्या, प्रोवाइडिंग फूड, इन्होंने फूड दिया है, इन्होंने क्लॉथिंग दी है और सोर्स ऑफ इनकम दिया है, ठीक है। क्या नहीं दिया है, एजुकेशन नहीं दिया है, तो ये आपका आंसर हो गया, एजुकेशन इन्होंने हमको नहीं दिया है। तो आंसर कौन सा हो गया, ये वाला, एजुकेशन इन्होंने नहीं दिया। फूड तो दिया ही है, ठीक है ना, मेडिसिन दिया ही है, उनसे दवाइयाँ बनती ही हैं,
ठीक, एजुकेशन की बातें हैं। अब वुडपेकर के बारे में आ जाओ। वुडपेकर के बारे में क्या कहा गया है? लिखा है आर कैपेबल। वुडपेकर जो होते हैं वो 90% उनको क्या कहते हैं, जो लार्वा होते हैं मोथ के, मोथ मतलब होता है उसके लार्वा को खा डालते हैं, ठीक है ना, जो बार्क ऑफ ट्री में अंदर छुपे रहते हैं। ये बात साफ साफ लिखी हुई है, आपको दिखाते हैं। ये रहा, ये देखो लिखा है वुडपेकर्स आर कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग 90% ऑफ कोडिंग मोथ लार्वी। आगे लिखा है रिसाइडिंग अंडर द बार्क ऑफ ट्री। साफ साफ मिला कि नहीं मिला? तो इसमें आंसर कौन सा हो जाना चाहिए आपका? आपका आंसर हो जाना चाहिए ये पहला वाला। ठीक, नेक्स्ट में आ जाओ। आपका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कह रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में एक सेंटेंस आपको दिखाता हूँ, कौन सा है, क्या है बायोडाइवर्सिटी। ये रहा आपका क्वेश्चन। देखो लिखा है बायोडाइवर्सिटी इज द डिफरेंट वेराइटी ऑफ लिविंग बींग्स इन एन इकोसिस्टम आर इन आवर प्लैनेट। साफ साफ इन्होंने लिखा हुआ है, तो जो इन्होंने लिखा हुआ है वही हम भी करते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज, आगे लिखा है कि एसोसिएटेड विद ह्यूमन फॉर न्यूमरस रीजन्स। बिल्कुल नहीं। रिच स्पीसीज ये भी नहीं। इनविटेबल ये भी नहीं है। क्या है? डिफरेंट वेराइटी ऑफ लिविंग बींग्स विद इकोसिस्टम। तो चौथा वाला ही पैसेज में लिखा हुआ है, और ये सारा आंसर अकॉर्डिंग टू पैसेज होगा, हमारे आपके अकॉर्डिंग नहीं है। आप सहमत हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 79 में आ जाएंगे। मतलब ये बात मैंने अपने लिए नहीं की, पैसेज की बात से आप सहमत हो या ना सहमत हो, आप पीछे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही होगा जो पैसेज में कहा गया है। अब मैं अपने लिए नहीं बोल रहा था। 79 में आ जाओ। तो सबसे अच्छा पास टाइम के लिए इन्होंने क्या बोला है कि ये जो हमारे लिए एक अच्छा पास टाइम बन सकते हैं, कौन हो सकता है? ये पास टाइम वाला क्वेश्चन है। तो ये देखो लिखा है बर्ड फीडर हो सकते हैं आप, ठीक है। एक्टिव पास टाइम्स में क्या क्या देना इन्होंने कहा एक्टिव फीडर्स हो सकते हैं। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम एक्टिव फीडर, तो एक्टिव फीडर के अलावा, एक्टिव फीडर मतलब आप जानवरों को चारा खिलाते हैं, खाना खिलाते हैं। उसके अलावा आप क्या हो सकता है, आपका पास टाइम हो सकता है हाइकिंग हो सकती है, हंटिंग हो सकती है, कैनोइंग हो सकती है, ठीक है ना, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफिंग हो सकती है। क्या नहीं हो सकता? तो हो सकता में बर्ड फीडर, हाइकिंग, हंटिंग, कैनोइंग और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी है, ठीक है। अब आओ, इन्होंने क्या ऑप्शन दे रखे हैं, क्या नहीं दे रखे हैं। हाइकिंग था, हंटिंग था, बर्ड फीडिंग था, नहीं था क्या? राइटिंग। तो चौथा आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे आ जाओ। अब आगे आ जाओ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर, अरे आगे बढ़ जाओ, ये 80 वाला। 80 में इन्होंने कहा कि क्या चीज़ ट्रू नहीं है, इसमें से क्या चीज़ ट्रू नहीं है। ध्यान देना, अरे सॉरी, ट्रू है, गलती, सॉरी। इन्होंने क्या बोला है, क्या चीज़ ट्रू है। ये देखो, स्टेटमेंट इज ट्रू, नहीं तो इसके पहले वाले में था। तो अब की बार वाले में हमें ट्रू ढूंढना है। पहला दिया इन्होंने मोस्ट मेडिसिन्स रेमेडीज कंटेन एटलीस्ट वन इंग्रेडिएंट ड्राइवन फ्रॉम अ वाइल्ड प्लांट और एनिमल। हमारी जो मोस्ट मेडिकल रेमेडीज हैं, जो मोस्टली दवाइयाँ हैं, उनमें एटलीस्ट वन, कम से कम एक इंग्रेडिएंट ऐसा होता है जो हम जंगली जानवरों से या एनिमल्स से पाते हैं। ये बात ट्रू है, एकदम से पहला वाला आंसर होगा। और ट्रू कैसे है, अब ये देखना चाहते हो तो लो देखो क्या लिखा इन्होंने कि टुडे मोस्ट मेडिकल रेमेडीज कंटेन एटलीस्ट वन इंग्रेडिएंट डिराइव्ड फ्रॉम वाइल्ड प्लांट और एनिमल। क्लियर हो गई ना बात? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये तो 80 क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं। 80 क्वेश्चन के बाद अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर के 85 का। अब 81 से 85 में क्या करना है जी? 81 से 85 में आपको वही एक क्लोज टेस्ट दिया है। मैंने क्लोज पूरा पैराग्राफ स्टेटमेंट मैंने लिखा, मैंने छोटा सा लिख दिया है। क्लोज टेस्ट है 81 से 85 तक, उसके लिए ये पैराग्राफ है। पढ़िए, लिखा एज अ रूल यूजी, एक रूल के रूप में अब देखोगे कि आई एम नॉट लग्ड इनटू फैमिली रोज। लग्ड का मतलब क्या होता है? पीछे पीछे खड़ा रहना। मैं मतलब फैमिली रोज में नहीं खड़ा रहता हूँ। ऑन द ओकेजन व्हेन आंट इज कॉलिंग, जब मतलब खास तौर से उस मौक़ों पर जब आंट इज कॉलिंग, आंट लाइक माय स्टूडेंट्स। आगे लिखा है बेलोइंग डैश प्राइमल। प्राइमल मतलब बहुत आदिकालीन, प्राचीन कालीन होता है। स्वाम्प्स मतलब दलदल टाइप का होता है। एंड अंकल जेम्स बेटर अबाउट कज़न, ठीक है। लिखा है कि अंकल जेम के बेटर बोल दिया था, अंकल जेम के लेटर्स अबाउट कज़न मैबल्स
पेक्यूलियर बिहेवियर, अंकल जेम के जो उनके कजिन मैबल के पेक्यूलियर बिहेवियर के बारे में होते हैं, इज बीइंग सॉट डैश, ठीक है। आगे लिखा है द फैमिली सर्कल, फैमिली सर्कल लिखा है प्लीज रीड दिस केयरफुली एंड सेंड इट ऑन जेन। तो लिखे रहते थे कि ये अच्छे से पढ़ के जेन को भेज देना। आगे कहा इन्होंने कि द क्लैन हैज़ अ टेंडेंसी, क्लैन वही उनके जो परिवार में लोग होते थे, मतलब सगे संबंधी होते, उन्हीं को कहा जाता है। हैज़ अ टेंडेंसी डैश, टेंडेंसी डैश इग्नोर मी, तो इग्नोर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ टू लगा दोगे और क्या फिक्स हो गया। टेंडेंसी टू, टेंडेंसी के बाद टू लगता है, टेंडेंसी टू इग्नोर मी। इट इज़ वन ऑफ द एडवांटेजेस आई गेट फ्राम, ये उनमें से उन फ़ायदों में से एक है आई गेट फ्राम डैश, फ्राम मतलब जो हो के, डैश आ बैचलर, बीइंग या बिकमिंग दो चीज़ होता है, या तो बिकमिंग हो जाएगा या तो बीइंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ फ्राम लगा है, फ्राम लगेगा तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही आएगी, तय है। एंड अकॉर्डिंग टू मी माई नियरेस्ट एंड डियरेस्ट, प्रैक्टिकली मतलब मेरे बहुत ही नियरेस्ट और डियरेस्ट ने, किसी मेरे बहुत ख़ास में, किसी बहुत ही बेहद ख़ास ने ये बात कही थी कि मुझे ये फ़ायदा बैचलर होने के नाते मिला था। आगे लिखा प्रैक्टिकली हाफ विटेड बैचलर डैश दैट, ठीक है। अब इसको हमें भरना है, तो पहले फिलर के लिए आप क्या लगाना पसंद करेंगे, तो ये जो सबसे पहले दिया हुआ है, एक बार देखो एज अ रूल यू सी, हम देखेंगे कि एक रूल के रूप में आई एम नॉट लग्ड इनटू फैमिली रोज, मतलब फैमिली की कतार में खड़ा आप मुझे नहीं पाओगे। ऑन द ओकेजन्स, उन अवसरों पर जब आंट इज़ कॉलिंग आंट लाइक मस्टूडेंट्स, मस्टूडेंट्स मतलब बहुत विशाल काया हाथी, मतलब हाथी की तरह बहुत विशाल हुआ करते थे, अब ये नहीं पाए गए हैं। बेलोइंग डैश प्राइमल स्वैम्स, प्राइमल को मतलब क्या हुआ, आदिकालीन बहुत प्राचीन काल स्वैम्स में सब पाए जाते थे। बेलोइंग मतलब जब वो आवाज़ उनकी मतलब बहुत मोटी और चौड़ी चिघाड़ने जैसी आवाज़ होती थी, तो ऐसे ही आंट बुलाया करती थी, ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने लगाया हुआ है। तो 81 में हम पहले फिलर के लिए क्या लगाएंगे, इन्होंने क्या लिखा कि डैश प्राइमल स्वैम्प्स, स्वैम्प्स को मतलब दलदलों के लिए कहते हो, इनसाइड द प्राइमल स्वैम्प्स या इनटू या अक्रॉस या ऑन। तो इन्होंने बताया कि ये जो स्टूडेंट्स हुआ करते थे, ये हाथी हुआ करते थे, वो उसमें प्राइमल स्वैम्प्स में पाए जाते थे। तो पूरे मतलब यहाँ से जितने भी स्वैम्प्स होते थे उन सब जगहों पे आए थे। तो संपूर्ण पूरे के लिए क्या लगाओगे, अक्रॉस द प्राइमल स्वैम्प्स, वहाँ पे ये पाए जाते थे, ठीक। आगे बढ़ जाओ। और अंकल जेम का लेटर अबाउट कजिन, उनके कजिन, इनके बारे में, उनके पेक्यूलियर बिहेवियर के बारे में, इज बीइंग सॉट डैश द फैमिली, ठीक है, इज बीइंग सॉट डैश द फैमिली सर्कल की बात कह रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट के लिए ऑप्शन भी तो हमको देखना पड़ेगा ना, क्या लगाना है, तो ऑप्शन ये रहा आपका, ठीक है। तो इसके ऑप्शन में क्या आएगा भैया, तो ये इन्होंने कहा कि बीइंग शॉर्ट, उसको शॉर्ट किया जाता था डैश द फैमिली सर्कल, तो ये सर्कल लगा है ना, तो क्या होगा अराउंड द फैमिली सर्कल, फॉर द फैमिली सर्कल, या एट द फैमिली सर्कल, या अबाउट, तो हो गया अराउंड द फैमिली सर्कल, ये ढूंढा जाता था पूरे मतलब फैमिली सर्कल के राउंड में, ठीक है। थर्ड पे आ जाओ। इन्होंने कहा कि द क्लैन हैज़, क्लैन मतलब वही जिसके बारे में अभी बताया था, नातेदार से संबंधित, द क्लैन हैज़ अ डैश टेंडेंसी डैश इग्नोर मी, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, टू लगाओगे सीधे। जो उनका कजिन था, कह रहे थे कजिन को उसकी टेंडेंसी थी मुझे इग्नोर करने की, तो टू लगाओगे नेक्स्ट वाले पर। तो सिचुएशन यही कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेंडेंसी भी है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो क्या होता है टेंडेंसी टू इग्नोर मी। अब आगे आ जाओ चौथे वाले पर, यहाँ फ्रॉम लिखा, तो एक दूर के रिश्तेदार ने बताया था कि मुझे ये फ़ायदा मिला कि मेरे बैचलर होने के नाते, तो बैचलर होने के नाते आपको क्या करेंगे 38 नहीं सॉरी, ये आपका क्वेश्चन हो गया फिलर नंबर 84 में। 84 में यहाँ क्या लगाओगे, बैचलर बीइंग गेट फ्रॉम डैश अ बैचलर, तो नॉट बीइंग अ बैचलर नहीं, बैचलर होने से फ़ायदा मिला है, रिमूविंग अ बैचलर होगा नहीं, बीइंग अ बैचलर या बिकमिंग अ बैचलर, तो मतलब बीइंग अ बैचलर एडवांटेज आई गेट फ्रॉम डैश अ बैचलर एंड अकॉर्डिंग टू, ये हो गया प्रैक्टिकली हाफ वेटेड बैचलर, हाफ वेटेड, तो ये मतलब ये थे नहीं बने थे, अगर बैचलर थे तब तो बीइंग लगाते, अब बैचलर बने थे तब क्या हो जाएगा, तो बैचलर अगर बने थे तो ये बिकमिंग होगा। देखो ये कुंवारा के लिए नहीं लिखा हुआ है, ये डिग्री के लिए लिखा हुआ, पढ़े लिखे लेने के, तो ये हो गया, ये चूँकि पढ़ लिख के बने थे इसलिए क्या कहा जाएगा, बिकमिंग होगा,
बीइंग अगर उन्होंने शादी ना की होती तब वाला लगता। अकॉर्डिंग टू माई नियरेस्ट एंड डियरेस्ट, ये हो गया। हाफ विटेड, अ हाफ विटेड बैचलर डैश दैट, अ हाफ विट बैचलर डैश दैट, इसका मतलब निकालो। इसका मतलब क्या होगा, डैश दैट, पीपल इन दैट होगा या फॉर दैट होगा या ऑन दैट होगा या एट दैट होगा, तो ये होना क्या चाहिए, एट दैट। एट दैट का मतलब क्या होगा, उस समय। हाफ विटेड बैचलर थे हम कब, एट दैट, उस समय पर। दैट के बाद टाइम लिख देते तो आराम से आप लगा लेते। टाइम नहीं लिखा है इन्होंने तो थोड़ी सी आपको क्या हुई होगी, मुश्किल हुई होगी उस समय कि हम इसमें क्या लगाएं। ठीक है, तो ये हम लोग 85 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 से। तो 86 से भी क्या होगा भाई, होगा तो वही पुरानी कहानी है। अब तो आपको क्वेश्चन नंबर 100 तक यही मिलना है, पैसेज 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 और भरना है। शुरू कर लो। टिल डेट, टिल डेट मतलब सॉरी टिल डेट नहीं है, मैं डी क्या दिख रहा है, डिल एट। डिल एक बच्चा है कोई या बड़ा होगा, जो भी होगा बच्चा ही है। डिल खाया, एट मतलब खाया, एंड एट खाया, एंड एट खाया मतलब खूब जम कर खाया, तो वो खूब खाया। खा लिया, खाने के बाद क्या हुआ, ही हैड नॉट ईटन डैश लास्ट नाइट। ही हैड नॉट ईटन डैश नाइट, देखो अब हैड नॉट ईटन लगा है, परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो। नेगेटिव सेंस आ गया और आगे क्या दिया है, टाइम दिया है। टाइम कैसे दिया है, लास्ट नाइट दिया है, तो सीन्स लगाना चाहिए, फार लगेगा नहीं, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस में सीन्स फार के अलावा और कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता, और प्रीपोजिशन है तो लास्ट नाइट फिक्स टाइम है, तो फिक्स टाइम के लिए क्या लगाओगे, सीन्स लगाओगे ना। इन दोनों का कोई गुंजाइश नहीं, फार लग सकता था लेकिन पीरियड ऑफ टाइम होता तो अब आप सेंस लगाओगे। ये वाला तो फिक्स है, पक्का है 100%। आगे आ जाओ। ही यूज्ड ऑल हिज मनी फॉर अ टिकट, उसके बाद उसके पास जो पैसे थे उसके उन्होंने क्या कर दिया, एक टिकट ले लिया। टिकट ले लिया, डैश द ट्रेन, डैश द ट्रेन, टिकट लेगा तो क्या करेगा, ट्रेन से उतरेगा, चढ़ेगा, चढ़ गया ट्रेन पे, तो 2 नंबर पे क्या गया, गॉट इन हो जाएगा, ट्रेन पे चढ़ गया। आगे लिखा कि एज ही हैड डन मेनी टाइम्स, ऐसा वो पहले भी कई बार कर चुका था। कूली चैटेड विद द कंडक्टर, और बड़े कूल माइंड से, एकदम बहुत कूल होकर के कंडक्टर से चैटिंग करता है, उनसे गप्पे मारता है। टू डैश डिल वाज अ फेमिलियर साइट, क्यों, वो जो कंडक्टर था, कंडक्टर के लिए जो डिल है वो एक फेमिलियर साइट है, मतलब इसके पहले भी कई बार हो चुका है। बट ही हैड नॉट द नर्व टू इन्वोक द रूल ऑन स्मॉल चिल्ड्रन ट्रेवलिंग डिस्टेंट अलोन, लेकिन मतलब वो जो कंडक्टर था वो डिल के ऊपर वो वाला रूल अप्लाई नहीं कर पा रहा था कि छोटे बच्चों का अकेले लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना, ये एक नियम था, वहाँ पर रूल था, ये कंडक्टर उस पर अप्लाई नहीं कर पा रहा था। ठीक है, आगे इन्होंने कहा कि मतलब ये बात कैसे होगी, टू डैश, टू को डैश मतलब क्या, ये कुछ आश्चर्यजनक बात थी ना। इफ़ यू हैव लॉस्ट योर मनी, तो अगर आपका पैसा कहीं खो जाता है, कहीं गिर जाता है, तो द कंडक्टर विल डैश यू एनफ, तो आपको कंडक्टर जो है वो पर्याप्त पैसे देगा। तो यहाँ विल के बाद क्या लगाओगे, पैसे देगा आपको, फॉर डिनर मतलब रात में खाना खाने के लिए, एंड योर फादर विल डैश हिम बैक, और कंडक्टर आपको पैसा दे देगा, उसके बाद आपको पापा को क्या करना पड़ेगा, वो पैसा कंडक्टर को वापस देना पड़ेगा। तो यहाँ क्या होगा, पे हिम बैक, यहाँ तो 5वें नंबर पे लगाना पड़ेगा। तो पहला हम लोग ऑलरेडी लगा चुके हैं, पहले में क्या लगाना है, हमको सेंस लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 87। 87 में क्या लगाना है बच्चा लोग, तो यहाँ पे लगाओ टिकट, उसके बाद क्या हुआ, वो ट्रेन पर चढ़ गया। ठीक है, ट्रेन है कि बस है, ट्रेन है, हाँ ठीक है ट्रेन है, तो ट्रेन पे चढ़ गया। ट्रेन पे चढ़ने के लिए क्लाइम नहीं, ये पेड़ पर चढ़ने के लिए लगता है, ट्रेन पे नहीं। रैन नहीं, ट्रेन पे रैन थोड़े नहीं करेगा। बोर्डेड, हाँ ये होता है जब हम बस या ट्रेन पे चढ़ते हैं तो बोर्डिंग करते हैं, तो वाक नहीं होगा, बोर्डेड होगा। नेक्स्ट आ जाओ 40, मतलब आपका क्वेश्चन नंबर है ये मतलब 88 वाला है। तो थर्ड पे क्या लगाओगे, टू डैश, टू डैश डिल वाज अ फेमिलियर साइट, मतलब वो कंडक्टर से बतियाना शुरू कर दिया, और कंडक्टर के लिए बहुत क्या था, बहुत परिचित चेहरा था, कोई नया व्यक्ति नहीं था। हमने यहाँ लगा था आश्चर्य के लिए, लेकिन इन्होंने क्या लिखा, जिनके लिए वो एक परिचित चेहरा था। तो टू लगा है, टू के बाद हु लगता नहीं, टू के बाद होम लगता है, होज भी नहीं लगेगा, हुएवर भी नहीं लगेगा, टू क्या लगेगा, टू के बाद ऑब्जेक्टिव लगेगा ना, तो टू हुम ही लगा सकते और कोई लगा ही नहीं पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया फिलर नंबर 4, तो यहाँ क्या होगा, विल डैश। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास रात में खाने को नहीं तो कंडक्टर पैसा आपको उधार देगा, बाद में आपके पापा दे देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, उधार देना है, दे देगा तो क्या होगा, बारो मतलब उधार लेना होगा, ये है ही नहीं, टेक मतलब लेना होगा, होगा ही नहीं। लैंड का मतलब क्या होगा, देगा, लैंड तो उसकी सेकंड फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म लगानी नहीं है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो क्या होगा, लैंड लगेगा। उधार आपको देगा जिसको अगले स्टेशन पे आपके पापा आकर के वापस करेंगे। तो क्या होगा, अगले स्टेशन पे आके पापा वापस करेंगे तो क्या करेंगे, पे बैक करेंगे, टेक बैक थोड़े करेंगे ना, लैंड बैक, लैंड क्या करेंगे, उधार देंगे थोड़े उसको तो चार्ज बैक भी नहीं होगा, कंडक्टर का पैसा वो लौटाएंगे तो पे बैक लगाओगे। नेक्स्ट आ जाओ भाई, अब अगला आता है आपका पैसेज मतलब क्लोज टेस्ट नंबर 3। तो क्लोज टेस्ट 3 में क्वेश्चन होंगे 91 से लेकर के 95 तक के। फिर वही कहानी है, पढ़ो और क्या। द ग्रामर कंसेप्ट डैश सिस्टमेटिकली एंड एक्सप्लेन्ड विद एग्जाम्पल्स। अब जाहिर सी बात है यार, एंड के बाद क्या लिखा है, एक्सप्लेन्ड, ठीक है, एंड के बाद एक्सप्लेन्ड लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके पहले भी होगा वैसे ही वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और किसके साथ होगा, पैसे वाइज तो हो ही गई, क्योंकि ये कंसेप्ट की बात चल रही है, ठीक है। आगे लिखा है कि बाय एक्सरसाइजेस, ठीक है, विद एग्जाम्पल्स डैश बाय एक्सरसाइजेस, ठीक है, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स डैश बाय एक्सरसाइजेस। आगे लिखा द राइटिंग सेक्शन, जो राइटिंग सेक्शन होता है डैश अबंडेंट प्रैक्टिस। तो जो राइटिंग सेक्शन है उसको, राइटिंग सेक्शन मतलब लेटर राइटिंग है, एसे राइटिंग है, प्रेसी राइटिंग है, नोटिस राइटिंग है, डायरी राइटिंग है, वगैरह 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 राइटिंग है। तो राइटिंग सेक्शन डैश अबंडेंट प्रैक्टिस, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ क्या लगाओगे, ज़रूरत पड़ती है, डिमांड है। इन फंक्शनल एंड इमेजिनेटिव राइटिंग विद नेसेसरी स्कैफोल्डिंग विद डैश लर्नर्स, ठीक है। इन्होंने कहा स्कैफोल्डिंग चाहिए, मतलब थोड़ा थोड़ा सहयोग चाहिए, कुछ जिसे बच्चे गड़बड़ करें तो उसमें हेल्प चाहिए। टू डैश लर्नर्स, टू डैश लर्नर्स मतलब क्या, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, लर्नर है तो क्या हो गया, उनको उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, बच्चों को मतलब एनकरेज करने के लिए उनकी स्कैफोल्डिंग की ज़रूरत है, थोड़ी बीच बीच में मदद देने की ज़रूरत पड़ेगी। द लिसनिंग एंड स्पीकिंग सेक्शंस हैव एक्टिविटीज़, जो लिसनिंग सेक्शन है, जैसे ग्रामर में लिसनिंग सेक्शन का मतलब क्या, वो कुछ बोला जाता है बच्चे सुन के समझें, स्पीकिंग बच्चे भी बोलें, ये जो सेक्शन होता है हैव एक्टिविटीज एम्बेडेड इन मीनिंगफुल कंटेक्स्ट दैट विल एनकरेज डैश टू इंटरैक्ट कॉन्फिडेंटली इन इंग्लिश, जो कि एनकरेज करेगा, किसको इनकरेज करेगा कि वो अंग्रेजी में कॉन्फिडेंटली इंटरैक्ट करें। तो किसको इनकरेज करेगा बताओ, ये टीचर को इनकरेज करेगा या बच्चों को, तो जाहिर सी बात है बच्चों को इनकरेज करेगा, है कि नहीं, ठीक है। अब भरो भाई, हम एक तरफ से आपको पहले नंबर पे आ जाते हैं। तो पहले नंबर पे ये क्या लगाना है कि ग्रामर कंसेप्ट डैश सिस्टमेटिकली और एंड एक्सप्लेन्ड लिखा है, एंड एक्सप्लेन। तो रूल्स, ग्रामर कंसेप्ट है तो प्लूरल, हमें पहले तो प्लूरल होना चाहिए, तो ये एज तो लगेगा नहीं, ठीक है। आर के साथ हमें क्या करना होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि एंड के बाद एक्सप्लेन्ड लिखा हुआ है, थर्ड फॉर्म चाहिए, तो ये हमारी फर्स्ट फॉर्म से काम नहीं चलेगा। आर चाहिए ही, हमें क्या चाहिए, आर ग्रेडेड चाहिए। हैड ग्रेडेड, देखो ये पास्ट में चला जा रहा है, पूरी कहानी प्रेजेंट में, एक रूल की बात हो रही है, तो ये बीती हुई घटना नहीं है बल्कि ऑलवेज ट्रू है। तो क्या लगाओगे, आर ग्रेडेड लगाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिलर नंबर 2 है। तो देखो यहाँ पर क्या लगाओगे, आगे लिखा एक्सप्लेन्ड विद एग्जाम्पल्स डैश एक्सरसाइजेज। तो एग्जाम्पल्स हैं और उनके बाद में क्या दिया होगा, एक्सरसाइजेज दी होगी। तो अब ये बताओ कि एक्सरसाइजेज एग्जाम्पल के पहले दिए होंगे कि एग्जाम्पल के बाद में, तो जाहिर सी बात है एग्जाम्पल्स होंगे, एग्जाम्पल के बाद में एक्सरसाइजेज दी होती हैं, ठीक है ना। तो फॉलोड बाय एक्सरसाइजेज होगा, प्रीसीडेड बाय एक्सरसाइजेज नहीं, एग्जाम्पल के पहले एक्सरसाइज नहीं होती है। नेग्लेक्टेड और पैरेलल का कोई मतलब नहीं, यहाँ पे फॉलोड होगा। पैरेलल का मतलब क्या होता है, अगर हम पैरेलल लगाते हैं तो एग्जाम्पल के साथ साथ में एक्सरसाइज दी है, जबकि एग्जाम्पल के साथ में नहीं, एक्सरसाइज लास्ट में दी होती है, ठीक है, इसलिए क्या होगा, फॉलोड बाय। नेक्स्ट वाले पे आ जाओ भाई। नेक्स्ट वाला देखें क्या कह रहा है। नेक्स्ट वाले में ये दिया है कि द राइटिंग सेक्शन डैश अबंडेंट प्रैक्टिस। राइटिंग सेक्शन में क्या होता है, बहुत सारी प्रैक्टिस दी होती है, तो सब में क्या हुआ, प्रोवाइड। अच्छा, पढ़ते समय हमने क्या बताया था कि राइटिंग सेक्शन में ज़रूरत होती है, नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, पर उसमें का कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है।
चारों वर्ड क्या है, प्रोवाइड हैं। तो प्रोवाइड में आपको सही फॉर्म ठीक करना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही पूरा पैसेज चल रहा है, क्योंकि एक रूल की बात हो रही है ना, एक नियम की बात हो रही है कि ग्रामर में क्या क्या होता है। तो हम क्या करेंगे, पास्ट में तो जा ही नहीं सकते, ये हो गया पास्ट में नहीं जा सकते हैं। इज प्रोवाइडिंग एक दिन दो दिन की बात नहीं है, विल बी प्रोवाइडिंग एक दिन दो दिन की बात नहीं है, ये एक किताब का नियम होता है। राइटिंग सेक्शन में ये चीज़ें दी जाती हैं। तो यहाँ पे कौन सा होगा, यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब क्या हुआ, ये प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आ जाओ, तो नेक्स्ट में आ जाओ, इसमें क्या कर रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में क्या है कि इसमें राइटिंग विद नेसेसरी स्कैफोल्डिंग, थोड़ी सी स्कैफोल्डिंग, थोड़ी सी मदद की ज़रूरत है, थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। किसकी, टू डैश लर्नर्स, लर्नर्स की क्या हो जाएगी इसमें, तो लर्नर्स के को क्या करना पड़ेगा, मैंने बोला था यहाँ पे एनकरेज करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा प्रोत्साहन देना पड़ेगा आपको। तो आप क्या करोगे, ठीक, हेल्प करोगे। असिस्टेड, देखो यहाँ टू लगा हुआ है ना भाई, देखो टू लगा हुआ है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगा सकते हैं, असिस्टेड लगेगा ही नहीं। अब ये तो कट गया। अब लिखा हेल्प है, डिस्करेज है, तो आप लर्नर की को हेल्प करोगे, डिस्करेज करोगे, जाहिर सी बात है हेल्प करोगे, डिस्करेज तो नहीं करोगे। टू फार्मूलेट लर्नर्स होगा या टू हेल्प लर्नर्स होगा। तो स्कैफोल्डिंग क्या करती है, स्कैफोल्डिंग हेल्प करती है, फार्मूलेट नहीं करती है, ठीक, चौथा हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ गया आपका 5th वाला, मतलब क्वेश्चन नंबर ये 95 है, ठीक। अब 95 में इन्होंने क्या करा, यहाँ पर लगाना है एनकरेजेज डैश टू इंटरैक्ट कॉन्फिडेंटली इन इंग्लिश। तो जब आप थोड़ा सा उसको वो देंगे, मतलब स्कैफोल्डिंग देंगे, तो वो क्या होगा, वो कौन एनकरेज होगा, तो पीपल एनकरेज होंगे, पीपल का जिक्र नहीं होगा, लीडर एनकरेज होगा, या लर्नर होगा, या टीचर होगा। तो एनकरेज ये टीचर नहीं बल्कि कौन होगा, लर्नर होगा, बच्चा एनकरेज होगा, ठीक है ना, समझ गए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 96 से 100, ठीक, 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। अब ये बहुत छोटा सा पैसेज है, देखो इसमें क्या होगा, टू माई अटर डैश, टू माई अटर डैश मतलब मुझे बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा क्या हुआ, आप थोड़ा पढ़ के देखोगे तभी लगेगा। लिटिल डार्क बॉय, लिटिल डार्क मतलब एक छोटा सा मतलब डार्क बॉय मतलब निग्रो, काले कलर का, मतलब डार्क कलर का, सांवला बहुत बच्चा रहा होगा। वाज स्ट्राइडिंग डैश अप एंड डाउन, स्ट्राइड का मतलब क्या था, लंबे लंबे कदम से, जैसे राजा महाराजा जैसे चलते हैं, कमांडर वगैरह, सेना नायक, जनरल वगैरह जैसे चलते हैं, उस तरह से चल रहा था। अप एंड डाउन द लान, ठीक है, लान में अप डाउन कर रहा था वो। अगर कहा व्हाइल द वाइट यंगस्टर्स, जबकि गोरे गोरे जो बच्चे थे, जो मतलब जो नहीं होता कि ब्रिटिशर रहे होंगे, ठीक है, तो वाइट यंगस्टर छोटे छोटे जो थे, वॉक्ड डैश बिहाइंड हिम, बिहाइंड उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, और वो स्ट्राइड कर रहा है, मतलब जो काले कलर का बच्चा था, मतलब जैसे अफ्रीका की कहानी होगी ये, तो वो जो है जिसको छोटा और मतलब इन्फीरियर माना जाता है, वो क्या था, वो एकदम सेना नायकों की, राजाओं की तरह लंबे लंबे कदम करता हुआ उसमें लॉन में चल रहा था, और अंग्रेज़ों के गोरे गोरों के बच्चे थे, वो उसके पीछे पीछे चल रहे थे। तो उसके पीछे चल रहे थे क्या होगा, तो मतलब पीछे फॉलो कर रहे होंगे। उसके बाद कहता गेट मी अ बनाना, कौन लड़का कहता है, वही वाला लिटिल बॉय, मतलब जो बच्चा था, क्या कहते हैं, काले कलर वाला जो लीड कर रहा था, जो राजाओं की तरफ चल रहा, उसने लोगों से बोला होगा गेट मी अ बनाना। उसके बाद द लिटिल बॉय रैन डैश द हाउस, जो छोटा बच्चा था गोरा वाला, वो दौड़ के जाता है कहाँ, घर में जाता है, और लेके आता है, तुरंत लेके आता है, बनाना लेके आता है। एक छोटे बच्चों का खेल चल रहा होगा, उसी पे पूरा दिया हुआ है। तो टू माई डैश अटर मतलब ये भाई देखो, अगर कोई जैसे गुलाम देश का कोई बच्चा राजा बन जाए, और जो उनका गुलाम है, अंग्रेज हैं, अंग्रेज़ों का बच्चा उसके नौकर के रूप में काम करे, तो ये क्या होगा, पजल होगा या एस्टॉनिशमेंट होगा। तो ये होगा एस्टॉनिशमेंट, मतलब बहुत ही आश्चर्य हो रहा होगा, देखने में आंखों को ये बात हजम ना हो पा रही होगी, ये चीज़ हो जाएगी। और दूसरे में क्या लगाओगे, दूसरे फिर इस वाले फिलर के लिए डैश अप क्या होगा, इम्पीरियसली या ग्रीडली या सॉफ्टली या यूजुअली। तो स्ट्राइडिंग कर रहा था, स्ट्राइडिंग का मतलब क्या होता है ना, बहुत कह रहे हैं बहुत अकड़ के, बहुत तन के चलना, जिससे राजा महाराजा चलते हैं, उस तरह से। क्लियर हो जाओ,
तो स्ट्राइडिंग डैश अप एंड डाउन, तो बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना बहुत तन के एकदम अकड़ के सीना तान के चलो, राजा वजा जैसे चलते हैं, तो उनकी चाल को क्या कहोगे, इम्पीरियसली कहोगे। इम्पीरियस मतलब राजाओं वाली चाल हो जाएगी। या ग्रीड चलने के ढंग में ग्रीडली और सॉफ्टली तो लगेगा ही नहीं भाई, मतलब राजाओं की तरह चल रहा है, वो आदेश दे रहा है गेट में बनाना, तो मतलब इम्पीरियसली चल रहा होगा। ठीक है, अब आगे आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में देखो ये दो आ गए, और तीसरे पे क्या लगाओगे, वॉक डैश बिहाइंड। जब वो आगे आगे चल रहा था तो जो गोरे लोगों के बच्चे थे उसके पीछे 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 चल रहे थे, तो कैसे चल रहे होंगे, एब्जेक्टली चल रहे होंगे, डेफिनेटली चल रहे होंगे, ऑब्वियसली चल रहे होंगे, इवेंचुअली चल रहे होंगे। तो कैसे चल रहे होंगे, एब्जेक्टली। एब्जेक्टली क्यों लगा रहे हैं भाई, अब बताओ कारण बता सकते हो एब्जेक्टली क्यों लगा रहे हैं हम। एब्जेक्टली इसलिए लगा चल रहे हैं कि अब वो राजाओं की तरह चल रहा होगा तो ये क्या होगा, ये गुलामों की तरह दबे हुए से, तो इस तरह से चल रहे होंगे, इसलिए एब्जेक्टली लग रहा है। अब 99 में आ जाओ। 99 में क्या कर रहे हैं कि ये रहा आपका, रैन डैश द हाउस, उसने कहा केला लाओ मेरे लिए, और एक बच्चा जो गोरों में से था, एक बच्चा दौड़ के घर में जाता है। घर में जाता है तो क्या होगा, रैन इनटू द हाउस, ना इनटू लगाओगे, रैन अप द हाउस नहीं होगा, रैन इनटू द हाउस। और तुरंत लौट के आता है, तुरंत लौट के आता है। अब देखो तुरंत लौट के आएगा तो यहाँ 5वें नंबर पे, एंड डैश शार्टली, तो डैश शार्टली का मतलब क्या होगा, वरीड शॉर्टली नहीं, मूव्ड शॉर्टली नहीं, प्लेड शॉर्टली नहीं, रीअपीयर्ड। वो दौड़ के घर में जाता है, केला लेके फिर आ जाता है सामने, तो क्या होगा, रीअपीयर्ड, फिर लोगों के सामने आके दिखाई पड़ता है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 100 तक का, और ये था 18 नवंबर की शिफ्ट फर्स्ट का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये सेशन आप लोग मतलब एक जानते हो 50 क्वेश्चन कराते कराते मुंह दर्द करना है। अच्छा, मैं एक बार में कराता भी हूँ, अब ये भी नहीं कि बीच में उठ के चाय पी लूँगा, पानी पी लूँगा, ऐसा कुछ नहीं। 50 क्वेश्चन करना है तो करना है, घंटा भर सवा घंटा जो लगे, एक बार बैठेंगे, एक सिटिंग में पूरा ख़त्म होना है, तब तक थकान लग जाती है। ठीक है, तो अभी जा रहा हूँ, चाय पीऊँगा, आप लोग भी चाय पिए, बहुत काफ़ी समय हो गया 1 घंटे का। तो चलिए ठीक है, ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, इन डिस्कशन से आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा है। अच्छा, बीच बीच में गैप हो जा रहा है बेटा, मैं कोशिश करता हूँ कि कोई गैप बिल्कुल ना हो, बट वो गैप मेरी मतलब मजबूरी में हुआ करता है। सोच लो कि मैं ये मतलब अकेले सब कुछ मैनेज भी करना है, बच्चों के लिए कमाना भी है, और आप लोगों के लिए वीडियो भी अपलोड करना है, और सीमित संसाधनों में ये पेपर भी सेट करना है, मतलब सारा काम अकेले खुद ही करना होता है। ठीक है, तो इसलिए कभी कभार इतनी ज़्यादा व्यस्तता होती है, और कभी कभी उसी में मतलब कुछ जानने वाले भी आ गए, कभी कुछ कोई आ गए, किसी को अटेंड करना है, कोई बीमार हो गया उसको देखने चले गए, तो तुम नहीं बना पाते हैं, ऐसी कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। ठीक है, तो नहीं आया तो समझ लो कोई मतलब बड़ी प्रॉब्लम रही होगी, इसलिए नहीं बना पाए हैं। ठीक है, तो अब ये सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अब जा रहे हैं, बहुत तेज भूख भी लगी है, चाय पीने का मन कर रहा है, थकान लगी है। आप लोग अपनी रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।